हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आपके आरओ में 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 वीडियो लगातार लाएंगे। तीनों वीडियो में आपका एग्रीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं और करंट में जो डाटा आपका एग्रीकल्चर के किसी भी फसल में जो मतलब राज्य सबसे आगे होगा या जो कंट्री सबसे आगे होगा, वो सब डाटा लाएंगे। तो आज हमारा बेसिक होगा, ठीक है। बेसिक में हमने लगभग 50 क्वेश्चन लिया है। तो देखते हैं बेसिक में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पिछले 30 सालों के आयोग द्वारा, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे अन्य कोई आयोग हो, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सभी हम यहाँ पर आज करवाएंगे। तो 50 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, आपको एक ओवरव्यू लेना चाहिए कि किस कृषि से, आपका एग्रीकल्चर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए, आरओ में आपका पूछा गया है, ये 2013 में और 2010 में, और इधर भी देखिए पीसीएस में आपका पूछा गया है और यहाँ आईएएस में पूछा गया है। तो सब कुछ आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम क्या कर रहा है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? याद करिए, बताइए। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, जिसको आप कहते हैं कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र नहीं कहते हैं, वो कितने हैं? तो याद रखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। कौन इसको डिवाइड किया है? नेशनल, ये भी पूछ सकता है कभी कि किसने डिवाइड किया है। तो याद रखिएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, ठीक है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, तो इन्होंने आपका डिवाइड किया है। किसने, कितने कृषि क्षेत्र में डिवाइड किया है? तो याद रखिएगा 20 कृषि क्षेत्र में डिवाइड, 20 इकोलॉजिकल क्षेत्र में डिवाइड किया है। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है कि देखिए, ये तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। अगर इसका सब मतलब एक क्षेत्र है ये, अगर इसका उप क्षेत्र पूछ ले, ठीक है, एक क्षेत्र होता है, एक उप क्षेत्र होता है, तो इसको कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 60 कृषि उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 60 कृषि मतलब एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांट गया है, वो सब एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है। इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपका पूछता है कि योजना आयोग के अनुसार कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके आईएएस में ही कि योजना आयोग के अनुसार, याद रखिएगा, योजना आयोग के अनुसार यही है, कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? कृषि जलवायु प्रदेश है, यहाँ इकोलॉजिकल क्षेत्र की बात नहीं, कृषि जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो वो कितने हैं? 15 हैं। याद रखिएगा, 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है। ये इतना आपको इसमें याद रखना है। तो क्या पहला याद रखेंगे, एग्रो इकोलॉजिकल कितने हैं? आपका 20 हैं। ये कौन बताया है कि आप यहाँ पर 20 ही एग्रो इकोलॉजी? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने बताया है। कितने उपक्षेत्र हैं? तो 60 उपक्षेत्र हैं। अब ये पूछ सकता है योजना आयोग के अनुसार कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो 15 बताइएगा। कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 15 जलवायु प्रदेश हैं। तो ये भी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, तो याद रखिएगा, जो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। अब ये क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किया किसने था? तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कब किया था? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? तो याद रखिएगा, वो पंत नगर में की गई थी। तो उस समय ये पंत विश्वविद्यालय के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का ही एरिया था, ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जाना था। तो ये मैं आपका नवंबर और यहाँ नवंबर में आपका वहाँ जा रहा था नीम करोली बाबा, ठीक है। नीम करोली बाबा
वहाँ बीच में हाईवे पे बीच में उधर पड़ा था पंतनगर, वहाँ पर था। तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से इसको पढ़ रहा था। तो मैं कहा कि अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो काफ़ी बड़े एरिया में बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीवी पंत गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। कब? 1960 में, 17 नवंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू। और ये इसका कहाँ उद्घाटन किया गया? पंतनगर। पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था, अब किसका भाग हो गया? अब उत्तराखंड का भाग हो गया। याद रखिएगा, अब उत्तराखंड का भाग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? अब देखिए, इस टाइप के सवाल हो सकता है आप सोचें कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आप 15 सेकंड में इसको कर लेंगे। सिर्फ आप फर्टिगेशन का मतलब जान लीजिए, क्या फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है। आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें उर्वरक को घोल दीजिए, ठीक है। तो वो घोल जाता है, तो इससे किसाई मतलब जो खेत होता है उसमें डाल दिया जाता है, सिंचाई कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, तो वो डाल दिया जाता है, वही फर्टिगेशन कहलाता है। तो ये जो आप डालते हैं इसमें घुलता है, तो जो जो घुल जाएगा वही होता है। तो यह कह रहा है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण करता है। तो हाँ, जो ये इसको जब आपका इसमें खेतों में डाला जाता है तो ये क्या करता है, ये जो क्षारीयता होता है उसको कम करता है। जो कभी कभी खेतों में क्षारीयता बढ़ जाती है, ठीक है, कभी एसिडिक या कभी बेसिक ज़्यादा हो जाता है, कम ज़्यादा, इसको बराबर रखना पड़ता है। तो ये कैसा करता है, इसको नियंत्रित करता है। तो ये पहला सही हो गया। अब देखिए, इसमें मान लीजिए आपको ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं, कैसे याद करेंगे? कोई चीज़ जब डाल रहे हैं तो वो पानी में घुलती है, तभी तो आप डालेंगे खेतों में। तो कह रहा है रॉक फॉस्फेट, तो कभी रॉक, रॉक मतलब पत्थर होगा, तो कभी रॉक घुलेगा आपका पानी में? कभी पानी में रॉक डालिए, क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा, कभी नहीं घुलेगा। तो रॉक फॉस्फेट और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। जब ये घुलेगा नहीं तो इसको आप कैसे डाल सकते हैं? कोई चीज़ जब कोई चीज़ डालते हैं बाल्टी में, जब घुल जाती है तभी तो उसको डालते हैं। तो याद रखिए, ये घुलेगा नहीं तो ये गलत हो गया। तो दूसरा आपका गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ सी बचा। देखिए, ऐसे ही कर लीजिए। आपको पहला भी नहीं पता था, मुझे पता, अगर मैं कहूँ आपको पहला भी नहीं पता, अगर तीसरा भी नहीं पता, चौथा भी नहीं पता, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, तो लेकिन आप दूसरा से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, एलिमिनेट करके। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ये तीसरा देख लेते हैं, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। सही है। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी करती है, तो ठीक है, ये भी सही है। फर्टिगेशन क्या करता है, जो रासायनिक पोषक होते हैं उनके निच्छालन में सही करती है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपका ये क्वेश्चन आप कितना आराम से कर दिए, ठीक है। 1, 3, 4। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित किन पद्धतियों में परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? मतलब ये कह रहे हैं कि जो परितंत्र मतलब इन्वायरमेंट के आपको हानिकारक ना पहुंचाए और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, फ्रेंडली हो, वो कृषि कौन सी होती है? तो कह रहे हैं फसल विविधीकरण। हाँ, आपका खेत है ये, एक बार धान बैठा दीजिए, एक बार गेहूँ बैठा दीजिए, एक बार उड़द डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा उसमें आपका पोषक तत्व, उड़द मतलब दलहन के जब पौधे रोपे जाते हैं खेतों में, तो आपका ये उर्वरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो फसल विविधीकरण ये भी सही है। सम अधिक, तो अब याद रखिए, इसको तो पता ही नहीं होगा सम अधिक क्या बोल रहा है, क्योंकि हिंदी है। तो लिग्यूम, याद रखिएगा, लिग्यूम कह रहा है। लिग्यूम का मतलब होता है जो दलहनी फसलें होती हैं उनको भी डालिए, ठीक है। तो याद रखिए, दलहनी फसलें होती हैं उनको भी डालिए, यही इसका मतलब होता है कि आप दलहनी इंटेंसिफिकेशन। तो याद रखिएगा, जो ये कह रहे हैं अगर दलहनी फसलें डालते हैं तब भी आपका परितंत्र अनुकूल कृषि माना जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। टेंसियोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बताइए, टेंसियोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टेंसियोमीटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपका बताता है कि खेत में कितनी जल की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर टेंसियोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हम जल्दी से ज़्यादा आपका सिंचाई करेंगे तो पानी खर्च होगा। तो ये परितंत्र के लिए सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, तो अनुकूल कहाँ होगा? तो इसका भी होता है। टेंसियोमीटर का प्रयोग पानी की बताता है, पानी में खेतों में पानी कितना चाहिए।
ऊर्ध्वाधर कृषि क्या होती है? चाय वो देखें, चाय के बागान वो सब ऊर्ध्वाधर खेती होती है। यहाँ तो यहाँ पर हो गया, फिर इसके बाद नीचे हो गया, यहाँ भी हो गया, फिर यहाँ भी हो गया, तो ये फिर यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर कृषि में भी अब ये कहेंगे इसका लाभ क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे कोई पेड़ लगा दीजिए, ऊर्ध्वाधर कृषि में यहाँ पे कोई पेड़ हो, यहाँ भी कोई पेड़ है और यहाँ भी कोई पेड़ है। अब यहाँ पे अगर कृषि नहीं होगी, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब एक पहाड़ जैसा रहेगा, तो आपका अगर यहाँ वो खेती नहीं होगी तो क्या होगा, जब पानी आएगा तो इस पेड़ की जो मिट्टी होगी ये बहा के पूरा लेके चला जाएगा, जब यहाँ पर कोई पौधा नहीं हो। वैसे भी देखिए, अगर कहीं पौधा नहीं है तो पानी अगर वहाँ डालिए तो पूरा मिट्टी बह जाती है। अगर वहाँ कोई घास हो, हरी हरी घास नहीं होती, वो सब अगर जमी है तो वहाँ की मिट्टी नहीं हटती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये पेड़ की मिट्टी हट जाती है अगर इसमें, इसीलिए यहाँ खेती कर दिया जाता है चाय ओय की। तो यहाँ पे जो पेड़ लगे हैं बड़े बड़े वो बचे रहते हैं, क्योंकि वो जकड़े रहते हैं, मतलब आपका उसका भी प्रभाव पड़ता है, मतलब उसको पेड़ को रोकने में, ठीक है। तो ये भी आपका ऊर्ध्वाधर फार्मिंग भी अच्छा होता है, वर्टिकल फार्मिंग भी अच्छा होता है। तो आपका कौन सा सही है? तीनों सही है, याद रखिएगा तीनों सही है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपका पूरा एग्रीकल्चर हम 2 से 3 वीडियो में पूरा आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक है, विथ नए डाटा के साथ, जो आपका नया डाटा आया है कृषि का उसके साथ। भारत में शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। तो भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है। दूसरा क्या करा है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत मतलब क्षमता है। तो आपका सही है, भारत की जो शुष्क पेटी अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है। तो याद रखिएगा, सिंचाई कराकर हम इसको हरित क्रांति में ला सकते हैं जहाँ पर शुष्क है, ये भी सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति की बहुत, अगर द्वितीय हरित क्रांति आती है तो इसमें कृषि के मतलब इसमें बहुत क्षमताएं हैं, तो दोनों सही हैं, लेकिन आपका व्याख्या नहीं करता है। तो याद रखिएगा, तो दोनों सही। अब देखिए व्याख्या नहीं क्यों करता है, क्योंकि हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, तो इसका प्रधानता कृषि आधारित है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब इनका क्यों का जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपका बी वाला सही है, व्याख्या नहीं है, और ये दोनों सही है। कहाँ पे आया है? PCS 2010 में आया। ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछ लेंगे, ठीक है। भारत में एग्रो इकोलॉजी जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए वही क्वेश्चन आया है, कितने कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो कितने हैं? 20 हैं, याद रखिएगा 20 कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। P सेनगुप्ता और G सदायुक्त 1968 ने भारत में कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 2017 में PCS द्वारा पूछ लिया था, टफ क्वेश्चन है। कितने? 60 कृषि प्रदेशों में बांटा है, याद रखिएगा 60 कृषि प्रदेशों में बांटा है। अब देखिए ये IAS 2014 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा भारत की खाद्य एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े और विस्तृत कार्यों में क्या बाध्यता है, वह बाध्यताएं क्या हैं? तो वह बाध्यताएं हैं, तो वो बाध्यताएं हैं, बताइए वो क्या है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, तो गलत है। बहुत सी राष्ट्रीय बीज नीति बनी है, तो ये आपका गलत है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों के उदीयमान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, याद रखिए बहुत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्राइवेट सेक्टर हैं जो अच्छे किस्म के बीजों को आपूर्ति करती हैं, ठीक है। कपिला पशु आहार और सब कुछ है ये सब, और मतलब ये खाद्य हैं बहुत से जो गवर्नमेंट भी चलाती है, और बहुत प्राइवेट सेक्टर वाले भी इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपका ये भी गलत है, ठीक है। निम्न मूल्य और उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग आपूर्ति अंतराल है, तो ये आपका सही है। तो निम्न मूल्य और उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग की आपूर्ति अंतराल है, ये आपका सही है। तो कौन सा सही होगा? केवल 3 सही होगा, याद रखिएगा केवल 3, यही बाध्यताएं हैं। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या लाभ है?
बताइए जीरो टिलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जीरो टिलेज क्या? कृषि में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ड दे देगा, उसका मीनिंग बताना रहता है। अब आप पूछ रहे होंगे ये जीरो टिलेज क्या होता है। मान लीजिए अभी आपका क्या चल रहा है खेतों में, खेतों में आपका गेहूँ चल रहा है। अभी आप खेतों में देखेंगे गेहूँ आपका लगा पड़ा है, तो गेहूँ लगा पड़ा है। जब गेहूँ आपका मार्च अप्रैल में कट जाएगा तो याद रखिए इसको बिना जोते, ठीक है, याद रखिए बिना इसको जोते ही आपका गेहूँ काट लिए आप, उसको आपका थ्रेसर में ले जाके आपको दाँव के आपका भूसा वूसा निकाल के रख के आपका हर चीज़ करके, इसके बाद क्या किए, इस चीज़ को खेत में वैसे ही खेत पड़े रहने दीजिए, ठीक है। जो खेत ये वैसे पड़े रहेगा, इसमें क्या कर दीजिए, पानी डाल दीजिए, पानी, इसके पानी डाल दीजिए, जोतिए मत, जोतना नहीं है। जीरो टिलेज में खेतों की जुताई नहीं की जाती है, ठीक है। इसको जोतिए मत। इसके बाद इसमें फिर आपका जो धान होता है उसका बीज डाल दीजिए। वो आपका छोटा छोटा जो वो राहुल गांधी जी एक बार बैठा रहे थे, हरियाणा गए थे, उसको जरई कहते हैं, जरई, गांव में जरई कहते हैं, उसको जरई हो जाता है। इसके बाद उसमें खेती, तो आप बिना जोते ही आप क्या किए, एक से दूसरे फसल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो वही जीरो टिलेज कहलाता है। तो और क्या होता है इसमें, जो आपका जैसे गेहूं आपका था, गेहूं के जो कुछ अंश थे उसमें पड़े रह गए। जैसे हर जगह कुछ जगह पहले होता था, क्या होता था, गेहूं के कुछ अंश उस पे उसके गेहूं के बाल होते थे, वो छूट जाते थे। तो कुछ लोग जाते थे उस बाल को, मतलब चाहे जो जाता था, इसमें नहीं कि उनका खेत है उन्हीं लोग जाएंगे। गांव में पहले ऐसा होता, गांव की ये सभ्यता थी, ये जान लीजिए वहाँ का संस्कृति कल्चर था। जब कुछ बाल गांव में छूट जाते, मतलब गांव में नहीं खेतों में छूट जाते थे, तो गांव का कोई भी बंदा, ठीक है, किसी का भी, तो वो जाके उस बाल को आपको बटोर लेता था, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब इकट्ठा कर लेता था, ऐसा कहिए। तो उसको इकट्ठा कर लेता था तो वो उसका शेयर हो जाता। ये नहीं होता था कि ये जिसका खेत है उसी का शेयर हो जाता था। मान लीजिए उस बाल को कोई नहीं उठाए भी तो कुछ पड़ा ही रह गया, तो वो बाल आपका सड़ जाता था। मान ये जब सिंचाई कर दिए तो इसमें सड़ गया, या कुछ दिन के लिए छोड़ दिए तो वो आपका सड़ गया, तो ये उर्वरक के रूप में हो गया। अवशेष जो इसका हुआ वो आपका उर्वरक के रूप में हुआ, तो ये भी आपका फ़ायदा हुआ। तो उसके क्या क्या लगभग हैं जीरो टिलेज के, क्या पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूँ की बुआई संभव है। तो यही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिए थे, गेहूँ, यहाँ पर करें धान। मान लीजिए धान है तो उसको न करिए, वो गेहूँ बो दीजिए। तो यही पर आपका ये भी सही है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, ठीक है। तो जो चावल की नई नर्सरी जो बनाई जाती है, क्या नर्सरी मतलब क्या, वो जो आपकी जरई जो होता है उसको नहीं बनाया गया, सीधे डाल दिया गया आपका धान। अभी देखिए ऐसा सिस्टम चल रहा है कई जगहों पर, सीधे डायरेक्ट धान डाल दिया जाता है खेतों में, और वो क्या होता है, वो जो धान होता है वो सिर्फ वो आपका फिर रोपना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट आपका धान में ही कन्वर्ट हो जाता है, बड़े बड़े पौधे में। तो ये भी सही है, तो आपका ये भी सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तो याद रखिएगा मृदा में कार्बन, जो आपका फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिलती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन का पृथक्करण होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, अब ये भी सही, तीनों सही, तो 1 2 3 ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 में भारत में कितने कृषि प्रदेशों को बांटा था। बताइए कितने कृषि प्रदेशों को बांटा था। तो याद रखिएगा 60 कृषि प्रदेशों को बांटा था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताइए, अभी हम बताए थे देश में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय थी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी हम बताए थे किस वर्ष, 17 नवंबर 1960 को हुई थी, ठीक है। 17 नवंबर 1960 को हुई थी, याद रखिएगा। चलिए
यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने % से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो जैसे जो कुछ लोग मतलब खेती से थोड़ा रिलेट करते होंगे, उसमें कह रहा है कि अगर कटाई के समय उनकी आर्द्रता, जैसे आपका फसल होने वाला है तो आप एक बार फसल देखने जाते हैं सुबह सुबह, या कि देखते हैं कितनी आर्द्रता उसमें बची है, तो कितनी आर्द्रता रहना चाहिए तभी उसको काटना चाहिए, उससे अधिक या कम मतलब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए पूछा है, तो ठीक है, तो कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मिश्रित खेती जानते हैं क्या होती है। मिश्रित खेती जब दिमाग में आ जाए तो पशुपालन और सस्य, मतलब जो पशुपालन भी हो और आपका कृषि खेती भी आप करें, बचे समय में आप खेती से जो आपका समय बच जाए उसमें आप पशुपालन भी करें, वही आपका मिश्रित खेती है। यही है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिश्रित खेती कहें, जैसे आपके पास क्या है, सुबह आप खेत में, मान लीजिए आपका खेत है, सुबह आप खेत में गए, इसके बाद दोपहर तक आके आप अपने जो आपका गाय या भैंस है उस पर काम में जुड़ जाएं, इसके बाद फिर शाम को आप खेत में चले जाए, तो आप जो समय बच रहा है उसको पशुपालन में दे रहे हैं और जो समय आपका है पूरा उसको किसमें, खेती में दे रहे हैं, तो वही मिश्रित खेती होता है। तो पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ, ठीक है। तो कुछ ऐसी फसलें आप बो भी देते हैं जो आपका, जैसे आप एक कोई खेत है आपका, कोई ऐसी फसल भी आप उगा देते हैं जिसमें आपका फसल भी हो जाता है और उसके साथ साथ जो जानवर होते हैं आपके, पशुपालन होते हैं, उनको लाभ भी होता है। जैसे आपका मटर, इस समय क्या चल रहा है, मटर चल रहा है। मटर का जब आप पौधा लाते हैं तो उसको मटर को तोड़ देते हैं, ठीक है, इसके बाद उसका पत्ता पूरा बच जाता है, मतलब पत्ता बहुत बड़ा होता है, लंबे में होता है, ठीक है, जैसे बेल होता है उसी तरीके से बड़े में होता है। तो उसका जो पत्ता हो जाता है ढेर सारा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको गाय या भैंस जो होती हैं उनको आप खिला देते हैं, तो दोनों काम हो गया आपका खेती भी हो गया और आपका ये जो आपका पशुपालन भी अच्छे से हो गया। तो वही मिश्रित खेती कहलाती है, पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ करना। चलते हैं देखते हैं। निम्न राज्यों में से काफ़ी अधिक है को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। निम्न राज्यों में डैश 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 को छोड़कर सभी में कृषि भूमि, याद रखिएगा, कृषि भूमि का प्रतिशत, ठीक है, कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, ठीक है, काफ़ी अधिक है। तो वो कौन सा एक प्रदेश है जिसमें कृषि भूमि का प्रतिशत उतना अधिक नहीं है, ठीक है, कम है, बहुत कम है। तो कौन सा है, वो आपका सिक्किम है। यहाँ पहाड़ी है पूरा, यहाँ पर जो आपका कृषि भूमि का प्रतिशत है 10% से भी कम है। कितना लगाएंगे, 10% से भी कम है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टफ नहीं था। पंजाब में भी खेती अच्छी होती, यहाँ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, यहाँ सिक्किम में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर भूमि के मतलब जो खेती करने वाला एरिया है वो कम है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो कौन भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, मतलब और सब है वो नहीं है। तो प्रकृति पर अधिक निर्भरता, हाँ, हम सब नदियों पर, भगवान के बारिश पर, इसी सब पर अभी मतलब सब नहीं कह रहा हूँ, आधे से अधिक गांव अभी ऐसे हैं जहाँ पर नदियाँ और भगवान के बारिश पर ही निर्भर हैं, बादलों पर ही निर्भर हैं कि बारिश होगी हमारी फसल अच्छी होगी, ठीक है, तो इसी सब पर ही निर्भर है। तो ये हमारा सही है, ये हमारी विशेषता है कि ये बारिश पर ही निर्भर। अभी गर्मी जब आती है तो धान की जब सिंचाई होती है तो सोचते हैं भगवान बारिश हो जाए, हमको सींचना ना पड़े, या कहीं कहीं सिंचाई साधन ही नहीं होता तो बारिश भगवान मनाते हैं कि हो जाए, और कहीं कहीं नहीं होती तो फसल बर्बाद, ठीक है। तो प्रकृति पर निर्भर ही है। उत्पादकता का निम्न स्तर, तो अभी चाइना में आप यूट्यूब पर सर्च करिए, वहाँ के गन्ने आप देखेंगे तो एक गन्ना हम वहाँ का, हमारे यहाँ का 5 गन्ना, ठीक है, वो बराबर होता है, ठीक है, वो सब अच्छी वैरायटी का करते हैं। तो ये भी आपका हमारे यहाँ का निम्न स्तर है।
फसलों की विविधताकरण, तो फसलों की विविधताकरण हमारे यहाँ है, ये तो मतलब है ही है, क्योंकि हम धान भी उगाते हैं, इसके बाद गेहूँ मतलब धान गेहूँ, इसके बाद गेहूँ के साथ आपका चना मटर, रबी की जो फसलें होती हैं ये सब, रबी के कौन कौन है, गेहूँ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, ये सब एक साथ मतलब कई विविधताएँ होती हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी विविधताएँ, इसीलिए हम अनाज में एक्सपोर्टर हैं, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो फसल की विविधता हमारे यहाँ, लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता नहीं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बड़े खेत की प्रधानता कहाँ होगी, ठीक है। तो बड़े खेत की प्रधानता नहीं है, ये हमारी विशेषता नहीं है। और जिससे सबसे ज़्यादा खेत बड़े ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा बड़े खेत ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वहाँ के खेत देखोगे, एक लोग के पास 1,000 बीघा, 500 बीघे खेत हैं, ठीक है वहाँ पर। तो बड़े खेत की प्रधानता नहीं है हमारे यहाँ। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बताइए किसमें रही? इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होता। तो मतलब पहला और दूसरा कथन में कौन सा आपका कथन सही है? तो इसमें कह रहा है कि जो हरित क्रांति आई थी उसमें आपका टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो हाँ, ये एकदम सही है, टेक्नोलॉजी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ट्रैक्टर उक्टर आना स्टार्ट भले लंबे पैमाने पर कर दिए गए, ठीक है। बीजों की अच्छी उन्नत किस्म लाई गई, तो ये टेक्नोलॉजी की अच्छी किस्म आई, ठीक है। तो याद रहे, इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं की जाती थी। तो याद रखिएगा, जो हरित क्रांति का जो लाभ सामने आया, मतलब हरित क्रांति के जो लाभ तो आए, लेकिन इसका बहुत क्षति भी हुआ, क्योंकि इतना आपका कीटनाशक उपयोग होने लगा कि हमारी जो मिट्टी थी वो पूरी तरह से प्रदूषित हो गई। ज़मीन में आपका फसल तो लंबे पैमाने पर तो उगेगे ही, हाँ। जहाँ आपका 5 कुंटल होता था 1 बीघे में, वहाँ आपका 15 कुंटल हो रहा है, ठीक है। कुंटल मतलब कुंटल समझते होंगे ना, किंतल वो होता है। तो वहाँ जहाँ 5 कुंटल गेहूँ होता था, वहाँ 15 कुंटल या 20 कुंटल 22 कुंटल पहुँचने लगा। लेकिन उसका पर्यावरण क्षति कोई नहीं देखा, ठीक है। कहीं वन काट दिए गए, कहीं उर्वरक ढेर सारा उपयोग हो गया, कहीं सिंचाई के साधन से इतने ज़मीन में से आपका ये पानी का दोहन कर लिया गया, तो उसको जोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ खेतों। आप हरित क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता ही मतलब लाभ ही उसका बता रहे हैं। तो ये भी सही है, इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति जो होता है इसको शामिल नहीं करते थे, ठीक है। तो आपका AR तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या, ये वाला व्याख्या इसका नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपका टेक्नोलॉजी आया तो इसमें पर्यावरण से क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो बताइए, भारतीय कृषि का जो निम्न उत्पादकता का कारण कौन सा नहीं है? जनसंख्या का दबाव, हाँ, जनसंख्या का दबाव भी निम्न उत्पादकता का कारण है, ठीक है। तो जनसंख्या का, इतना जनसंख्या है तो ये होगी ही। आपका परछन्न बेरोजगारी, याद रखिएगा, परछन्न बेरोजगारी भी आपका निम्न उत्पादकता का कारण है। भू जोत का छोटा आकार, मतलब छोटे छोटे आकार होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब छोटे आकार होंगे तो ये अच्छी फसल नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खेती करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। सहकारी कृषि, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नहीं है, क्योंकि सहकारी कृषि अगर लोग ढेर सारा खेत, ऐसे कुछ लोग का खेत है, सब मिला के एक साथ करें खेती, ठीक है, तो ज़्यादा लंबे पैमाने पर ज़्यादा लोग उसमें अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, सब अपना अपना दिमाग देते रहेंगे, ठीक है। तो सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो यही आपका सही है। कौन सा? C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आ जाता है। भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? तो 2 चीज़ पूछता है इसमें, 2 क्वेश्चन इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक होता है चालू जोत, मतलब इसको क्या कहते हैं? ऑपरेंड होल्डिंग, ठीक है। तो होल्डिंग, इसको ऑपरेंड होल्डिंग मतलब चालू जोतों का होगा। और एक होता है क्रियाशील जोत। एक क्या होता है? क्रियाशील शील जोत। तो क्रियाशील, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल, ठीक है, NAL, ठीक है। तो ऑपरेशनल होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग।
तो इसको क्या कहते हैं, क्रियाशील जोत, या ऑपरेंड होल्डिंग या ऑपरेशनल होल्डिंग। ऑपरेंड और ऑपरेशनल में दो कन्फर्म चीज़ें याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेंड मतलब कौन होल्डिंग करके जोतों को सबसे ज़्यादा बैठा है। मतलब एक होता है कि कौन सबसे ज़्यादा पैसा लेकर बैठा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को सर्कुलेट करते रहते हैं, उसका यूज करते रहते हैं। कुछ लोग के पास पैसा होता है लेकिन उसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, ऑपरेंड मतलब ये जोत सबसे ज़्यादा लेके बैठे हैं। जैसे आप गांव में देखे होंगे, किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत होगा लेकिन वो करता किसी थोड़ी ही भूमि पर अपनी खेती करता है, बाकी वैसे पड़ा रहता है, परती के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। वो लोग कहते हैं ये खेती नहीं करते, तो वो खेती नहीं करते। और कुछ लोग के पास होता है, वो जो चाहे जितना भी खेत होता है, चाहे थोड़ा सा भी खेत होता है, वो पूरे खेत पर ही हमेशा खेती करते रहते हैं, ठीक है, और शिद्दत से करते रहते हैं। तो क्या हुआ, ये दोनों क्षेत्रों में अंतर है। तो इसमें कौन पहले स्थान पे है, इसमें जिनके पास ज़्यादा खेत है तो और वो खेती नहीं करते हैं, तो वो उनके पास है, इसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। याद रखिएगा, राजस्थान कैसे याद करेंगे, जो बड़ा स्टेट है उसी के पास तो सबसे ज़्यादा होगा, तो राजस्थान। दूसरे पे महाराष्ट्र ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले पे राजस्थान, तीसरे पे आपका दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे पे अपना यूपी है, ठीक है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी। अब इसमें कौन है जिसके पास थोड़ा सा ही खेत है लेकिन ये सभी जगह अपना, मान लीजिए ये यूपी है इतना बड़ा, तो ये लगभग सभी जगह अपनी खेती कर रहा है। कुछ ही जगह खाली है जहाँ नहीं है, और सभी जगह अपनी खेती कर रहा है, कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी। तो ये कौन सा इसमें आगे है, ये अपना यूपी आगे है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा यूपी है, और दूसरे नंबर पे बिहार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूपी बिहार होंगे, क्योंकि हम सब क्या है, मेहनती हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले मेहनती हैं, अपना मेहनत करके चाहे छोटा सी भी थोड़ा सा भी खेत हो लेकिन उस पर पूरा करते हैं। तो अगर पूछे ऑपरेंड होल्डिंग कौन सबसे ज़्यादा रखा है, तो ये ऑपरेंड होल्डिंग में राजस्थान आएगा। और अगर क्रियाशील जोत मतलब जहाँ हो रहा है क्रियाशील जोतों में, तो अपना यूपी और बिहार आएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा। तो ये आपका औसत आकार कितना, राजस्थान में इतना है चालू जोतों का, संकाय चालू जोतों का, ठीक है। संकाय जोत चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार। भारत में कृषि को समझा जाता है, तो भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, तो हमारे यहाँ कृषि को हमेशा जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। क्या, जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। कह रहा है, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा, इसमें कह रहा है वर्षा द्वारा, इसमें कट गया है, इसमें लिख दीजिए वर्षा द्वारा पोषित, ठीक है। याद रखिए पोषित है, वर्षा द्वारा। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत लगभग 90% वर्षा के द्वारा पोषित है। तो हाँ, ये सही। पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्रों में दालों का भाग दोगुना हो गया है। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती लगभग 15% भाग भारत में होने वाली खेती की कुल क्षेत्र में लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती होती है। देखिए, दूसरा आपका कह रहा है दोगुना हो गया है, लोग दालों की खेती नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है, क्योंकि आप अरहर अगर अपने खेत में आप लगाते हैं तो अरहर को पूरा 1 साल तैयार होने में लग जाता है। उसमें किसान कई फसलों को उगाकर वाणिज्यिक खेती भी करके पिपरमेंट लगा देता है, और जैसे आपका प्याज लहसुन मतलब जो चीज़ उसको आसानी से बिक जाता है और जल्दी से हो जाता है उसको लगा देता है, ठीक है। तो वो सोचता है दाल को मैं इतना अपना समय क्यों, मतलब दाल में ही अपना पूरा खेत क्यों पूरे साल बर्बाद करूं, ठीक है। तो इसकी दालों का अगर देखा जाए कुल क्षेत्र, तो इसका तेज़ी से गिरा है। क्या इसका रीज़न है, इसका रीज़न है इसमें वैसे बीज नहीं आ पाए हैं,
जो कम समय में उत्पन्न हो सके। सभी अभी लगभग 1 साल, उड़द को छोड़ दिया जाए तो अरहर ही मेन दाल होती है, तो मेन दाल लगभग 1 साल हो जाती है। ये कमी आ गई है इसमें। विश्व के कुल क्षेत्रों में चावल की खेती का 15% भाग, तो याद रखिएगा ये 15% नहीं है, ये लगभग 29%, 30% पहुँचता है। कहाँ? भारत में। अगर विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का भारत में लगभग 29 से 30% है। ठीक है, ये गलत है। भारत में होने वाले कुल क्षेत्र का लगभग 34, इसमें कह रहा है जितना पूरा इंडिया है, अपना पूरा इंडिया है, तो इंडिया में 34% क्षेत्र पर चावल की खेती होती है, तो ये गलत है। 34% क्षेत्र पर चावल की खेती नहीं होती, लगभग 24 से 25% खेत पर, मतलब भूमि पर आपका चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये 34 गलत है, लगभग 24% खेत पर। ठीक है, जितना मतलब पूरा है इंडिया उसमें 24% खेत पर, तो ये आपका 29 से 30, यहाँ 15 लिखा था, ये घटा है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? सिर्फ ये वाला सही। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है इसलिए नहीं दिख रहा है, ये आपका आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो कौन रासायनिक? ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय आपका दूसरा आंसर था। ठीक है, लेकिन अब आपका दूसरा है। पहले आपका आंध्र प्रदेश होता था, उत्तर प्रदेश, लेकिन अब आपके जो नए डाटा हैं उसके अनुसार आपका पंजाब और हरियाणा है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में सबसे बड़े उपभोक्ता कौन है? पंजाब और हरियाणा, ये हैं सबसे बड़े उपभोक्ता, मतलब सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आता है बार बार। तो लोबिया, याद रखिएगा, बोड़ा या लोबिया, ये आपका जो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा इसमें होती। बोल सकते हैं कितना होती है? तो याद रखिएगा 0.49% होती है। कितना? 0.49%। ढेंचा में कितनी होती है? तो ये भी याद कर लीजिए, हो सकता पूछ ले, ये ऑप्शन में ना हो, तो ढेंचा में 0.42% होती है। ठीक है, तो हरी खाद में ये प्रयोग होता है, ये सब जो है ना हरी खाद में प्रयोग होता है। हरी खाद समझते हैं, जो जैसे खेतों में कुछ हरी खाद डाली जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा बेड़ा या लोबिया 0.9%, ढेंचा 0.42%। सनई, याद रखिएगा सनई में कितना होता है? 0.43%। तो ढेंचा से ज़्यादा सनई में होता है। सनई क्या होता है? सनई में आपका पेड़ होता है बड़े बड़े, उसके ऊपर आपका जो उसका वो छिलका होता है वो किसी तालाब में डाल दिया जाता है, इसके बाद जो गल जाता है फिर निकाल लिया जाता है, उसकी रस्सी बनाई जाती है, तो वही सनई होता है। ठीक है, सनई। और आपका क्या? गंवार, इसमें गंवार में क्या होता है? 0.34% होता है। तो सब परसेंट याद रखिएगा, हल्का व्यू ले लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है, तो ये लोबिया है। वो लोबिया कितना परसेंट पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा? 0.49% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ढेंचा में कितनी पाई जाती है? ढेंचा में आपका 0.42% पाई जाती है ढेंचा में। सनई में कितना पाया जाता है? 0.43% सनई में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो मतलब बताइए, वही क्वेश्चन देखिए फिर आया, कितनी बार आया है? तो ये लोबिया है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना पाई जाती है? 0.49%। मेरा यही मेथड रहता है, बार बार रिवीजन करवाना। ठीक है, ढेंचा में कितना पाया जाता? अच्छा वही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है, तो ये लोबिया में। ठीक है, आ गया वही क्वेश्चन। संतुलित उर्वरक का प्रयोग किए जाते हैं, बताइए संतुलित उर्वरक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? उत्पादन बढ़ाने में लिए। हाँ, जब उत्पादन हम इसीलिए तो बताते कि अब जहाँ 10 कुंटल गेहूँ हो रहा है वहाँ 15 कुंटल गेहूँ हो, इसीलिए सही है। खाद की गुणवत्ता उत्पन्न उन्नत करने के लिए, हाँ खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, मतलब जहाँ अगर हम खाद नहीं डालेंगे, जैसे धान हुआ तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, या गेहूँ हुआ तो वो आपका गेहूँ का जो बीज होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसकी बिक्री कम होती है मार्केट में। अब ले जाएंगे उसकी बिक्री, लोग कहते हैं ये गेहूँ ख़राब है, लेकिन सही होता है, सिर्फ वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो उसको खाद डाल देते हैं तो वो गेहूँ एकदम अच्छा से बना रहता है, तो उसकी बिक्री अच्छे रुपए में हो जाती है, किसानों को फ़ायदा होता है।
भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए हाँ कुछ आपका उर्वरक होते हैं, जैसे हम ये नहीं करें केमिकल फर्टिलाइज़र है ये भूमि की उर्वरकता को ख़राब ही करता है, ख़राब तो करता है, लेकिन कुछ हरी खाद हैं जैसे लोबिया ढेंचा ये सब हैं, ये आपके उर्वरकता को बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, तो ये सभी है। ठीक है, ये सभी है। अब दक्षिण भारत में उच्च कृषि की उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो बताइए दक्षिण भारत में उच्च कृषि की उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, आपका तमिलनाडु के तट पर। तो आपका जो ये है एरिया, यहाँ पर तमिलनाडु का तट है, यहीं पर दक्षिण भारत में कृषि उत्पादकता का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तमिलनाडु का। क्यों? यहाँ पर डेल्टा है ना, तो मतलब नदियाँ डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पर आपका वैसे भी उपजाऊ नदियों का पानी आता है, उपजाऊ मिट्टी विकसित हो गई है। ठीक है, तो आपका तमिलनाडु के तट पर। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य क्या है? मतलब पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य पूछ रहा है। तो इसमें कौन है? एक राज्य है, वो किंग है। वो कौन सा किंग राज्य है? अपना उत्तर प्रदेश। इसके आसपास भी कुछ लोग नहीं भटकते, मतलब कह रहे हैं इसके आसपास भी कुछ लोग नहीं है। कौन सा है? इसमें कितना परसेंट है? याद रखिएगा 71.45% है उत्तर प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है 27.23%, कितना कम है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं 35.23%। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं 23.61%। तो इसका रीजन भी है उत्तर प्रदेश है आपका। ये इसमें गंगा यमुना सरस्वती, मतलब सरस्वती तो है नहीं लेकिन याद कर लीजिए गंगा यमुना सरस्वती कितनी, मतलब घाघरा सरयू इतनी नदियाँ बहती हैं, वैसे भी भौम जल की कमी नहीं रहेगी ठीक है। और बारिश का भी क्षेत्र काफ़ी है इस यहाँ पर आपका, ये बंगाल की खाड़ी से जब बारिश आती है तो लंबे पैमाने पर इधर बारिश भी करती है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। राज्यों में कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ठेकेदारी कृषि में कौन सा अग्रणी है ये बताइए। ये आपका पंजाब है, याद रखिएगा पंजाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित खेती में सन्निहित है, तो हरित खेती में क्या सन्निहित है? तो जो अच्छा होगा वो बताइए। जैविक खेती और बागवानी पर जोर। ठीक है, कह रहे हैं बागवानी और पुष्पकृत पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों को बचाव, समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषक पदार्थ की आपूर्ति, समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, खाद्य फसलों, बागवानी और पुष्पकृत पर जोर। तो याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यही समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषक पदार्थ की आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। हरी खेती में ये सब संबंधित है, सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी देख लीजिए हरित खेती मतलब प्राकृतिक संसाधन बचाव में भी, ये नहीं कि खेती करते जाइए प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करते जाइए। ठीक है, तो इसमें आपका सी वाला हो जाएगा। भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित को कौन सी व्याख्या असत्य है? असत्य बताना है कि इसमें कौन सी व्याख्या असत्य है। वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका जो हिस्ट्री है वहीं से है आपका, कहाँ से? जो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 से शुरुआत हुई। उसी समय से आप इसमें पूछ रहा है कि जब 1991 से शुरुआत हुई तो क्या क्या प्रभाव पड़ा कृषि पर और क्या प्रभाव नहीं पड़ा। तो याद रखिएगा नगद फसलों पर बल दिया गया, जैसे आपका चाय की खेती हो गई, कहवा की खेती हो गई, रबड़ की खेती हो गई, ये सब पर आपका काफ़ी बल दिया गया। तो ये भी सही है क्योंकि वैश्वीकरण होने का मतलब क्या है? कोई चीज़ उगाइए आप आराम से बाहर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ज़्यादा लाइसेंस की आपकी प्रॉब्लम होगी ना कुछ। हमें क्योंकि हमारा जो भारत का वो था सेक्टर था एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला 1991 पूरी तरह से खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया कि कोई भी आइए कोई भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हम सब डरते थे कहीं हम ऐसा करने पर कहीं हम फिर ना गुलाम किसी कंट्री के हो जाएं। तो हमारी ये मजबूरी भी थी कह सकते हैं, क्योंकि हम बच के काम करना चाहते थे क्योंकि हमने 200 साल झेला था। ठीक है, याद रखिएगा नगद फसलों पर बल दिया गया, आय असमानता में वृद्धि की गई। वो आय असमानता में वृद्धि,
तो यह आय समानता असमानता में वृद्धि कैसे होगी? जैसे आपका कोई किसान है, किसी के पास ज़्यादा खेत है, किसी के पास कम खेत है, तो उसमें तो वृद्धि होगी ही। कोई मतलब कम उगा रहा है, कोई कम ज़्यादा उगा रहा है, तो वो भी आय असमानता में वृद्धि हुई, क्योंकि कुछ लोग अमीर हुए, कुछ लोग वो अमीर नहीं हुए, तो भी असमानता भी प्रकट करती है। ठीक है। आर्थिक सहायता में कटौती हुई, तो याद रखिएगा जैसे आय समानता मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोरोना आया, जैसे मान लीजिए 1991 में कुछ वैश्विक हुआ था, यहाँ पे कोरोना 2019 में आया, तो कोरोना क्या हुआ, कुछ लोग का आपका जो व्यापार था वो काफ़ी ऊंचा कर दिया, और कुछ लोग का व्यापार एकदम ठप कर दिया, तो वही असमानता नहीं हो गई। वैसे भी कोई नई चीज़ें आती हैं तो कुछ लोग को काफ़ी फ़ायदा होता है और कुछ लोग को काफ़ी कम फ़ायदा होता है, या कुछ लोग को तो नुकसान भी हो जाता है। ठीक, तो इसमें भी आपका यही हुआ, आर्थिक सहायता में कटौती हो गई। याद रखिएगा आर्थिक सहायता में कटौती कर दी गई, क्यों? क्योंकि सरकार ने ओपन कर दिया कि आप अपना खुद से कुछ सब कुछ करिए। ठीक है, हमने सब कुछ लाइसेंस वाइसेंस सभी चीज़ें सिंपल कर दिए हैं। तो आर्थिक सहायता में कटौती। जलवायु परिवर्तन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैसे पहले होता था वैसे अब भी होता था, ये तो बना ही रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, पहला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए कृषि के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिए जाते हैं, और सभी क्वेश्चन को हमारा उद्देश्य रहता है जितने भी क्वेश्चन उसको डिटेल में आपको करवाना। तो कह रहे हैं बीज ग्राम संकल्पना। बीज ग्राम संकल्पना क्या है? ये हो सकता है आपका उस समय कोई टॉपिक आपका खबरों में रहा हो, पूछ लिए हैं। तो बीज ग्राम संकल्पना याद कर लीजिए, बी वाला। किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का परिसर देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरे को समुचित समय तत्पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ठीक है, बीज ग्राम संकल्पना यही है। तो आपको इसमें देखिए मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब एक फैक्ट है, याद रख लीजिएगा इसमें क्या होता है। आईएएस में क्वेश्चन आया है, एग मार्क है, बताइए एग मार्क क्या है? इससे भी मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एग मार्क क्या है? तो एग मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट पर एग मार्क लगा रहता है तो उस पर माना जाता है कि अच्छा प्रोडक्ट है। इसको कब लाया गया, किस अधिनियम के तहत? तो ये बहुत पुराना है, 1937 के अंतर्गत इसको लाया गया। ये ब्रांडिंग है एक तरह से। ठीक है, तो 1937 के अधिनियम के तहत एग मार्क को लाया गया। यूपी से 2003 में पूछा गया है। ठीक है, तो एग मार्क अंडा नहीं है, एग से अंडा मत समझिएगा। कृषि की एक सहकारी समिति नहीं है, ये गुणवत्ता की गारंटी है। भारत में सीमांत कृषि भूमि का जोत का आकार है, तो बताइए भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत कृषि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। सीमांत तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर पूछे कि छोटी जोत छोटी जोत का आकार कितना है? 1 से 2 हेक्टेयर। तो 1 से 2 हेक्टेयर की आपका छोटी जोत का हो गया। आपका बड़ी जोत, अब मध्यम, एक सीमांत हो गया, छोटी हो गया, अब मध्यम याद रखिए, मध्यम तो 4 से 10 हेक्टेयर की आपकी हो गई। ये 2015-16 का आंकड़ा है। ठीक है, अभी वही आया। अब बड़ी जोत का आकार कितना होता है? 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक बड़ी जोत का होता है। मध्यम 4 से 10, छोटी 1 से 2, और जो सीमांत होता है 1 हेक्टेयर से कम। देख लीजिएगा इसका एक डाटा देख लीजिएगा, हो सकता है नेट पे कुछ और डाटा आ गया होगा, लेकिन अभी हमको यही डाटा मिला था कि सीमांत कृषि जोत का 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत का 1 से 2 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10, बड़ी 10 हेक्टेयर से अधिक। एक बार इसको आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति की कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुई। तो मतलब हरित क्रांति किस दशक में कर रहे हैं कि वह कौन से दशक के दौरान प्रारंभ हुई? तो ये तो आपको सिंपल सवाल है, कौन से दशक के दौरान ये हरित क्रांति प्रारंभ हुई? तो हरित क्रांति कब आया? 1966 और 67 में हरित क्रांति का आया। याद रखिएगा 1966 और 67 में यह हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें, अब इसको 7वां दशक कहेंगे ना, तो 7वें दशक में आया। याद रखिएगा 1966-67 में हरित क्रांति आया।
पहले इसको कहाँ लागू किया गया? अब देखिए, आया तो इसके बाद कब तक रहा ये हरित क्रांति? तो याद रखिएगा 1981 तक हरित क्रांति रहा। इसका ज़्यादा बेनिफिट कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा पंजाब में हुआ, और कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ये सब आपको पता होगा। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो बताइए, जो ये आपका सदाबहार क्रांति है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग में लाई गई, तो ये किसके द्वारा लाई गई? किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई। अब पूछेंगे इसके अंतर्गत होता क्या था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत होता क्या था। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि मृदा स्वास्थ्य के कंडीशन को बढ़ाना। जिसको मृदा है ना, रासायनिक खाद पड़ते पड़ते खराब हो रही थी, तो मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा करना। तो याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य। सदाबहार क्रांति में यही रखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सदाबहार क्रांति पूछ भी सकता है, देखिए पीछे 2015 में पूछा गया है। तो मृदा स्वास्थ्य, तो मृदा स्वास्थ्य हो गया। दूसरा क्या रखेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर, ये हो गया आपका ट्रिपिकल, ये सिंचाई होगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे आपका क्या होता है, ये बारिश हुई, इसके बाद बारिश का पानी कहाँ चला गया? ज़मीन के अंदर चला गया। ज़मीन के अंदर जब चला जाता है तो वो आपका वहाँ स्टोर हो जाता है, तो उसी से क्या करते हैं? सिंचाई किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दो चीज़ें, अगर आपको सिंचाई करना हो तो दो ही चीज़ यूज करिए। ये ड्रिप वाला सिंचाई, जैसे मतलब ये वाला, या फुहारा वाला सिंचाई, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब इससे स्टोर करके वाटर को, इसके बाद उससे सिंचाई करिए। तो आपका संतुलन भी सही रहेगा आपका पृथ्वी का, ठीक है। नहीं तो सब संतुलन बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तीसरा क्या होगा, इसमें कहा गया है कि आप जो कृषि आर्थिक क्षेत्र है उसको बनाइए। ठीक है, संविदा कृषि पर बल दिया गया। तो संविदा कृषि पर बल दिया गया, और ये कृषि आर्थिक क्षेत्र, इसको बनाने की व्यवस्था बताई गई कि कृषि आर्थिक क्षेत्र AEZ, जो AEZ ये, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की गई, और संविदा कृषि पर भी बल दिया गया। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। अगर सदाबहार क्रांति पूछे, मृदा स्वास्थ्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, संविदा और AEZ, ठीक है, चार चीज़ें याद रखिएगा। नॉर्मन और अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ये किस देश से? मैक्सिको से संबंधित हैं। याद रखिएगा, ये मैक्सिको से संबंधित हैं। इनको बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे नोबल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में पद्म विभूषण, जो आपका सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न के बाद, पद्म विभूषण कब मिला है? 2006 में इनको पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया है। क्या? भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2004 में। और ये ये मैक्सिको के थे, नोबल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। इनको अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल भी मिला है, ठीक है, मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, याद रखिएगा। हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा है। तो हरित क्रांति का गहरा संबंध किसके साथ? देखिए कृषि में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो किनका रहा है? तो सुब्रमण्यम स्वामी जी, वे डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा है। याद रखिएगा, डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा है हरित क्रांति में। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, भारत की अगर पूछा जाए तो भारत के फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, याद रखिएगा, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है इनको, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को बोला जाता है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? याद रखिएगा, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उसका अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। तो जो आपका उच्च, मतलब जब पहले क्या होता था, पहले हरित क्रांति क्यों क्या माना जाता है? तो पहले क्या होता था, हमारे किसान भाई क्या करते थे, वो कोई भी बीज अपना जो
पर उनका पारंपरिक बीज होता था वही डाल देते थे खेतों में, और वो बहुत ही कम उपजाऊ, मतलब अगर 1 बीघा हुआ तो उसमें 2 कुंटल निकालते थे, ठीक है। लेकिन जब ये अच्छे बीज आए तो उनको डालने से, अगर खेतों में डालने से उनको लगभग उससे 2 से 15 बन गए, ठीक है। 2 कुंटल से 15 कुंटल में बूस्ट कर गए, तो वही हरित क्रांति आया, ठीक है। ज़रूरी भी था क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी और हमारे पास खाने की थोड़ी सी कमी हो रही थी, और जो खाद्य की चीज़ें हैं जो हमको अब दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा था। अमेरिका से कभी न्यूज़ में आता था कि अमेरिका ने कभी सड़ा गेहूँ दे दिया था चाचा चौधरी ने। तो आज क्या हुआ, हम खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं, हम खुद ही दूसरों को भेजते हैं। हमारे गेहूं पर कई देश आज निर्भर हैं। हम अगर भेजना बंद कर दें तो कई देश मतलब भूखे रह जाएं, ठीक है। हमने इतना प्रोग्रेस किया है। उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम ये सबसे इम्पोर्टेंट था। नई बीजें आई, हाई यील्ड मतलब हाई यील्ड प्रोडक्शन हुआ आपका, तो हम उस पर निर्भर हो गए कृषि पर। हरित क्रांति संबंधित हैं, तो बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो मेनली हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित था। याद रखिएगा, हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित था। हरित क्रांति कब आई? 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति आई, याद रखिएगा। हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? हरित क्रांति में जो मुख्य पादप फसल था, अब देखिए गेहूं दे चावल तो होगा नहीं, गेहूं दो दे दिया गया है, तो ये आपका नॉर्मल बोल रहा कहाँ से संबंधित थे? मैक्सिको से, तो मैक्सिकन गेहूं याद रखिएगा, वो जहाँ से लाए थे वही मैक्सिको से थे, तो मैक्सिकन गेहूं लाएंगे। अब देखिए दिए गए कूट में हरित क्रांति के घटक बताइए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये दिया गया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं? तो आप बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए कौन कौन से हरित क्रांति के घटक आपके हो सकते हैं। तो हरित क्रांति के घटक सभी हो सकते हैं। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये तो हम ही बताए हैं अभी कि जो उच्च उत्पादन के जो मतलब बीज हैं उनको लाया गया ताकि ज़्यादा आपका हो सके। सिंचाई पर भी जोर दिया गया काफ़ी। ग्रामीण विद्युत, क्योंकि कभी कभी हमेशा बारिश, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी ये, तो इसीलिए बिजली लाई गई ताकि वो अपने ट्यूबवेल से, जो नलकूप होता है, उसको बिजली से चला के आपका खेती की सिंचाई कर सकती है भी है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, विपणन मतलब बाजार वजार मतलब बनाए गए हर जगह की, किसान अपने घरों से जाके बाजार में अपना उत्पाद बेच सके। तो ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें, जब सड़कें ही नहीं होगी तो कैसे ये जाएंगे बताइए, जाने का कोई रास्ता, तो इसीलिए सड़कें बनाई गई और बाजार भी बनाए गए। तो सभी सही है, ठीक है, याद रखें, बीपीएससी में आया है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो अभी हम ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले ही बताए थे कि इसमें कौन सा सही होगा। तो हम कहे थे कोई चीज़ आती है, जैसे कोरोना आया तो कोरोना क्या लिया, किसी लोग को अमीर बना दिया, किसी लोग को गरीब बना दिया, और कुछ लोग वहीं रह गए। तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, असमानताओं में वृद्धि हुई कि नहीं? तो असमानताओं में वृद्धि हुई ही। वैसे ही भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। तो हाई यील्ड वैरायटी जो बीज होते हैं, वो सीड है, वो आए आपके, उससे भी आपका काफ़ी मात्रा में बढ़ा। हम कह रहे 2 से 15 कुंटल आपका होने लगा खेतों में, ठीक है। पहले कितना होता था, 2, 3, 4 कुंटल बहुत ज़्यादा हो जाता था। 1 बीघे की बात कर रहा हूँ, 1 बीघा मतलब 20 बिसवा, 1 बीघा मतलब 20 बिसवा की बात कर रहा हूँ। तो 20 बिसवा में मतलब 1 बीघा में लगभग 2-3 कुंटल होता था। तो नए बीज आने से 15 कुंटल होने लगा, 20 कुंटल होने लगा। तो इसमें वृद्धि तो हुई, असमानताओं में वृद्धि हुई। तो ये आपका दोनों सही है। कभी भी कोई नई योजनाएं कुछ भी मतलब लागू होंगी तो कुछ लोग को फ़ायदा होता है, कुछ लोग को उसका नुकसान होता है, या कुछ लोग को कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमेशा हर चीज़ में पर लागू होता है, कहीं भी ये नहीं कि एक ही जगह लागू होता है। तो ये वाला सही होगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो बताइए गुलाबी आपका क्रांति किससे संबंधित है?
तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज से। प्याज आपका रेड होता है तो उसे गुलाबी मान लीजिए, गुलाबी क्रांति इससे संबंधित है। आप पूछ सकते हैं काली क्रांति किससे संबंधित है? अगर काली क्रांति कहें तो काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। याद रखिएगा, पेट्रोलियम से काली क्रांति संबंधित, कच्चा तेल होता है उसके उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य से। हरित क्रांति ये तो जानते ही हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? काली के बाद लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से और टमाटर से। याद रखिएगा, मांस और टमाटर से, क्योंकि ये दोनों रेड रेड होते हैं, तो मांस और टमाटर से। पीली क्रांति तो सरसों और जो अभी आपके खेत में हो रहा होगा, देखे होंगे सरसों और लगा हुआ है, तो आपके क्या होता है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से। याद रखिएगा, काली क्रांति पेट्रोलियम से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है तो याद रखिएगा किससे? कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? आपका नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति जो होती है मछली उत्पादन से संबंधित है, और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। नीली क्रांति निम्न से किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। ये पीली क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन तो हरित क्रांति से संबंधित है। ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, दूध। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। जीरो टिल बीज उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। जीरो टिल बीज ये उर्वरक विकसित किया गया था तो कौन सा, कहाँ पे विकसित किया गया था? तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। तो याद रखिएगा यहीं पर विकसित किया गया था। कौन? जीरो टिल बीज उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, जीबी पंत। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि के क्रांति में संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो आप इसमें बता दीजिए, इसको मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा। तो याद रखिए, हरा अनाज से खाद्य हरित क्रांति। सुनहरा उद्यान से, मतलब उद्यान मतलब क्या? जहाँ ऐसा उद्यान हो जहाँ पे फल फूल हर चीज़ ये सब लगे रहते हैं, तो ये उद्यान से है। सफ़ेद दूध है। ये मुर्गी पालन नहीं है, नीला से। तो मुर्गी पालन किस, ये नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से है। याद रखिएगा किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? आप पूछेंगे व्यापारिक ये सब क्या होता है? व्यापारिक मतलब जिसका हम उगाते हैं सिर्फ उसका व्यापार करने के लिए, मेनली उसका पर्पज ही होता है व्यापार करना। जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में, आपके जैसे पूर्वी यूपी में सबसे ज़्यादा व्यापारिक फसल इस समय कौन से वो चल रही है? तो यहाँ पर आपका पिपरमिंट एक वो होता है, ऑयल होता है। ठीक है, वो बहुत व्यापारिक फसल की जाती है। और जैसे वहाँ पर साउथ में, जैसे कर्नाटक में कहवा होता है, असम में चाय होता है, और हमारे यहाँ गन्ना भी होता है। याद रखिएगा, यूपी में गन्ना बहुत व्यापारिक फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ऐसे फसल जो आपका व्यापार में होता है वो आपका मतलब व्यापार के लिए ही मेनली यूज होते हैं, वही व्यापारिक फसल कहलाते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप कहलाते हैं। तो इसमें बाजरा आपका नहीं आता, याद रखिएगा, इसमें आपका बाजरा नहीं आता। ठीक है, बाजरा एक जीविका के लिए उपयोग होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। आज मतलब ज़्यादा डाटा हम नहीं ला पाए थे नया, क्योंकि आज डाटा वाला क्वेश्चन ही नहीं था ज़्यादा। सब कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो आज आपको हम कृषि का पूरा कॉन्सेप्ट समझाए। आगे की 2 जो वीडियो होंगी उसमें पूरा जो न्यू डाटा है एग्रीकल्चर का वो हम क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे। क्वेश्चन भी होगा, न्यू एग्रीकल्चर डाटा भी होगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं वैसे ही करवा देते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर डाटा हिला देते हैं। हम आपको क्वेश्चन के साथ ही एग्रीकल्चर डाटा करवाएंगे, नया वाला। ठीक है, ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे एग्रीकल्चर डाटा नया आया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।